बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हनुमानगढ़ दौरा। संग्रिया में बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बैलान के समर्थन में की जनसभा। मोदी सरकार के गिनाए काम। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी साथ मौजूद रहे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 266 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा 18 और 4 करौली धौलपुर में सबसे कम उम्मीदवार। पहले चरण में 114 और दूसरे चरण में 152 प्रत्याशी मुकाबले। कांग्रेस ने अरविंद डामोर और कपूर सिंह को किया पार्टी से बाहर। 6 साल के लिए किया निष्कासित। नामांकन वापस नहीं लेने पर गिरी घास। डामोर ने कहा, यह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धोखा। मंगलवार से होगी शक्ति और भक्ति के महापर्व चैत्र नवरात्र की शुरुआत। 5 साल बाद दोपहर में घट स्थापना का विशेष संयोग। हिंदू नववर्ष नव संवत्सर 2081 का भी होगा शुभारंभ। प्रदेश में 9 अप्रैल से फिर बदलेगा मौसम। पूर्व और दक्षिण पूर्व राजस्थान में बारिश के आसार। तेज आंधी चलने की भी संभावना। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा 9 अप्रैल को डीडवाना दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में रोड शो करेंगे। साथ ही जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा कल दोपहर 3 बजे हेलीपैड पहुंचेंगे। फिर 3:15 बजे अग्रसेन गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी, बूथ अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक के बाद शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री का रोड शो शुरू होगा। इस दौरान प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, नागौर लोकसभा प्रभारी और PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, संभाग प्रभारी जितेंद्र गोठवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अपने जिले में डीडवाना शहर में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी का दौरा रहेगा। उसमें पहले कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, उसके बाद में डीडवाना के मुख्य मार्गों में रोड शो करते हुए वापस जयपुर प्रस्थान करेंगे। इसमें प्रमुख नेता ज्योति मिर्धा जी हमारे प्रत्याशी, इसके अलावा प्रदेश के कई नेता रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करौली में 11 अप्रैल को प्रस्तावित सभा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिद्धार्थ सिटी में हेलीपैड सभा स्थल पर मंच, पांडाल और बाकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एक्शन मोड में। SPG के अधिकारी करौली पहुंचे, जिन्होंने हेलीपैड और सभा स्थल का जायजा लिया। सिद्धार्थ सिटी में सभा स्थल और उसके समीप सभा स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। SPG सुरक्षा अधिकारियों के अलावा SDM पिंकी गुर्जर, DSP अनुज शुभम और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। SPG अधिकारियों ने हेलीपैड, सभा स्थल, मंच आदि का व्यवस्थाओं को देखा और बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। कलेक्टर SP ने भी SPG अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। दौसा लोकसभा सीट हॉट सीट में तब्दील होती जा रही है। 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौसा में रोड शो का दौरा लगभग तय हो चुका है। इससे पहले 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा सिकराय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। PM और CM के दौरे की तैयारियों को लेकर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक भागचंद टाकड़ा, विधायक विक्रम बंशीवाल, विधायक राजेंद्र मीणा, विधायक रामविलास मीणा, लोकसभा प्रभारी ओम प्रकाश भड़ाना, संजय भाटिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बैठक की। इसके साथ ही PM और CM के दौरे में जिम्मेदारी वितरित कर कार्यक्रम सफल बनाने पर जोर दिया। बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर फिर से कांग्रेस की किरकिरी देखने को मिली है। पहले तो पार्टी ने इस सीट पर BAP के साथ अंतिम समय तक गठबंधन करने की चर्चा की।
फिर बात नहीं बनने पर नामांकन के आखिरी दिन दोनों जगह प्रत्याशी खड़े कर दिए और बांसवाड़ा से अरविंद डामोर और बागीदोरा से कपूर सिंह का नामांकन दाखिल करवा दिया। बाद में पार्टी ने अचानक बीएपी को समर्थन देने का फैसला कर दिया, लेकिन कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने पार्टी के फैसले को नहीं माना और अपने नामांकन वापस नहीं लिए। कांग्रेस ने इसे घोर अनुशासनहीनता मानते हुए फिर दोनों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन कमाल की बात यह कि निष्कासन के बावजूद दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार बने रहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के तहत या तो उम्मीदवार अपना पर्चा वापस उठाए या किन्हीं कारणों से पर्चा उसका खारिज हो जाए। इन 2 कंडीशन में ही वापस बैक हो सकता है, लेकिन यहां दोनों चीजें ही नहीं हुई, लिहाजा तकनीकी रूप से अब भी दोनों कांग्रेस के ही प्रत्याशी बने रहेंगे। बांसवाड़ा लोकसभा सीट राजनीतिक उलटफेर के चलते प्रदेश की हॉट सीटों में शामिल हो गई है। कांग्रेस की भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करने का एक्स पर मैसेज पोस्ट करने के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन वापस नहीं लिया। दूसरी तरफ मीडिया कर्मियों से बातचीत में डामोर ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। इस दौरान डामोर ने कहा कि जब आलाकमान को बीएपी पार्टी से गठबंधन करना ही था तो उनसे नामांकन क्यों करवाया। उन्होंने इसे युवाओं और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ धोखा बताते हुए कहा कि जब नामांकन पत्र वापस खिंचवाना था तो उन्हें बलि का बकरा क्यों बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं के सम्मान में चुनाव मैदान में खड़े रहेंगे, क्योंकि ईवीएम में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है और अब वो पार्टी के वजूद को कायम रखने के लिए चुनाव लड़ेंगे। फार्म भरा दिया, उसके बाद जब फार्म दाखिल करना था तब भी उन्होंने कहा कि मैं फार्म नहीं भर रहा हूं, आपको फार्म भरना है और आपका ही फार्म भरेगा, स्टे रहेगा और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। पार्टी के साथ में, पार्टी आपके साथ में है और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। सारी तैयारी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फैसला होने के बाद अभी मेरे पास कुछ सूत्र से खबर आई है कि आलाकमान ने ये चीज़ करी, तो आलाकमान ने मेरे से बहुत बार कोशिश करी करने की, लेकिन मैं क्या 84 विधानसभा और सागड़ा विधानसभा में प्रचार के लिए गया था। वो इंटरनल एरिया है, वहाँ पर कोई नेटवर्क इशू था, नेटवर्क के कारण मैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया हूँ और उन्होंने कोई ऐसा फैसला ले लिया है कि जो मेरे करियर के खिलाफ है। कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने फार्म नहीं खींचा तो मेरे को संपर्क ही नहीं हुआ, तो मैं फार्म कैसे खींचता हूँ। दिखाते हैं तो अपने आप में बेहद भव्य भी है और खगोलीय घटना भी है, क्योंकि अमेरिका में सूर्य ग्रहण दिख रहा है और ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है। हालांकि ये भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा। वहीं पंचांग के अनुसार साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण ये चल रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन मीन राशि में सूर्य ग्रहण लगेगा। आज 9:12 से सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और अगले दिन सुबह 1:20 तक ये चलता रहेगा। दरअसल चैत्र माह के सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 5 घंटे 25 मिनट तक रहेगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक करीब 50 वर्षों के बाद सबसे लंबा सूर्य ग्रहण ये लग रहा है। भारत में ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, इसलिए जनमानस पर इसका ज्यादा प्रभाव भी नहीं होगा और ना ही सूतक काल मान्य होगा। तो देखिए, पहला सूर्य ग्रहण है जो मुख्य रूप से अंटार्कटिक, आर्कटिक, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दिखाई देने वाला है। भारत समेत पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। और यह हर कोई जानता है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, और यह स्थिति तब बनती है जब ग्रहण के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच चंद्रमा आ जाता है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता और इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं सूर्य ग्रहण भी कई तरीके के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, वार्षिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण से मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां प्रभावित होती हैं। मेष, वृषभ, कन्या, कुंभ और धनु राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, जबकि मिथुन, वृषभ, कर्क और सिंह राशि वालों के लिए शुभ संदेश प्राप्त होता है। भारत में आखिरी बार 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था और यह सुबह 5:18 पर शुरू हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में बांसवाड़ा से कांग्रेस को एक और झटका मिला है। चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन प्रत्याशी अरविंद डामोर और बागीधौरा विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी कर्पूर सिंह ने बीएपी से गठबंधन के बाद भी नामांकन वापस नहीं लिया। दोनों ही प्रत्याशी जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दबाव के बाद भी नहीं माने। फोन स्विच ऑफ कर दिन भर गायब रहे। जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या पर पीसीसी का दबाव लगातार बढ़ता गया। प्रत्याशी का नामांकन वापस लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सुबह से ही कॉल आते गए, लेकिन जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या से कोई संपर्क नहीं हो पाया और हताश दिखे। चर्चा यह भी है कि कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव लड़ने से चुनाव में बीजेपी को काफी राहत मिलेगी। बीजेपी का खेमा भी कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस नहीं लेने का इंतजार करते दिखे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी नाम वापस लेने का दबाव बनाती दिखी। लोकसभा क्षेत्र में डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी नाम वापसी का विरोध सुबह से करती रही, जबकि बांसवाड़ा जिला कांग्रेस से प्रत्याशी को नाम वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। हमारे पास 8 कैंडिडेट हैं फाइनली। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीएसपी के कैंडिडेट हैं। पंजीकृत पार्टी में भारत आदिवासी पार्टी, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के कैंडिडेट हैं और 3 निर्दलीय कैंडिडेट हैं। तो सिंबल एलोकेशन की कार्रवाई संपादित हो चुकी है। उसके उपरांत सामान्य पर्यवेक्षक महोदय ने भी जितने भी कैंडिडेट या उनके अभिकर्ता उपस्थित थे उनको भी जो चुनावी प्रक्रिया है, इन नियम कानूनों की पालना करनी होती है, उन सब के बारे में सभी को अवगत है। राजस्थान सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने भीलवाड़ा में मीडिया सेंटर का फीता काटकर और दीप जलाकर शुभारंभ किया। मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों के लिए वाईफाई के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मीडिया सेंटर के माध्यम से मीडिया की टीम लोकसभा चुनाव के दौरान सभी गतिविधियों की जानकारी आम जन तक पहुंचा सकेगी। इस अवसर पर लोकसभा सह प्रभारी गजपाल सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा और सांसद सुभाष बहेड़िया सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर में गणगौर महिला क्लब की तरफ से गणगौर महोत्सव, सिंजारा महोत्सव, बिंदोरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने गणगौर पर्व के चलते 16 दिन की गणगौर की पूजा की और पति की लंबी उम्र के लिए कामना की। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष क्रांति बंधु ने सभी महिलाओं का दिल से आभार व्यक्त किया और सभी महिलाओं के लिए मंगल शुभकामनाएं दी। हमारा गणगौर महिला क्लब है और गणगौर महिला क्लब काफ़ी सालों से हम लोग गणगौर पूज रहे हैं 16 दिन की, और सब अपनी सुहाग की मंगल कामना के लिए पूज रहे हैं। आज हमारी नेहा का सिंझारा आया है, तो सिंझारे का प्रोग्राम है, बिंदोरे का प्रोग्राम है, रूपाली और ये हेमा भाभी का, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बिंदोरा ढोल वाके से नाच गाते हुए ले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोग। मां शक्ति की आराधना के चैत्र नवरात्र कल से शुरू होने जा रहे हैं। पहले नवरात्र को मंदिरों में घट स्थापना की जाएगी। चैत्र नवरात्रों में प्राचीन आमेर शिला माता मंदिर में नवरात्र मेला भरेगा। शिला माता मंदिर में सुबह 12:05 पर घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना के बाद पूरे 9 दिन विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रों को लेकर आमेर महल में विशेष तैयारी की गई है। नवरात्र मेले के दौरान 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आमेर महल में हाथी सवारी और रात्रिकालीन पर्यटन बंद रहेगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र स्थापना प्रातः काल में ही की जाती है। आमेर शिला माता मंदिर में 9 अप्रैल को सुबह दोपहर 12:05 पर घट स्थापना की जाएगी। रोजाना माता के दरबार में पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रों में प्रतिदिन दुर्गा सप्तमी का पाठ और हवन किया जाएगा। माता रानी का विशेष श्रृंगार कर झांकी भी सजाई जाएगी। शिला माता मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि शिला माता मंदिर में नवरात्र के दौरान दर्शनार्थियों के लिए दर्शनों की विशेष व्यवस्था की गई। 9 अप्रैल को पहले नवरात्र को 12:05 पर घट स्थापना की जाएगी। करीब 1 बजे से भक्तों के लिए दर्शन शुरू होंगे। नवरात्रों के दौरान दूसरे नवरात्र में दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। श्री शिला माता मंदिर आमेर में बासंती नवरात्र कल से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर घट स्थापना का पूजन 12:05 पर अभिजीत मुहूर्त में शुरू किया जाएगा और दर्शनार्थियों के लिए दर्शन करीबन 1 बजे की
खोल दिए जाएंगे। फिर जब तक लाइनें रहेंगी दर्शनार्थियों को दर्शन कराए जाएंगे और सायंकालीन दर्शन 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रहेंगे। शिला माता मंदिर में जो चैत्र के नवरात्र हैं, इसके लिए हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमने महल को पर्यटकों के लिए केवल 5:30 बजे तक खुला रखा है। इसके अलावा हाथी संचालन आज तारीख से और नवरात्र समाप्त होने तक हाथी संचालन पूर्ण बंद रख दिया। और आने वाले पर्यटकों को जो प्रवेश पत्र है स्विमिंग पूल पर जहां हमारा प्रवेश द्वार है वहीं पर टिकट मिलेंगे। और हमने सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम के लिए 40 होमगार्ड की मांग की थी, जो सैंक्शन हो गई है और वो कल से महल परिसर में ड्यूटी पे आ जाएंगे। यमुना जल देने के लिए तैयार होने वाली डीपीआर की कवायद तेज हो गई है। जल संसाधन विभाग की टीम फील्ड सर्वे कर जलाशयों में पेयजल की स्थिति और रिजर्वायर बनाने की संभावनाएं तलाश रही है। उधर समझौते के अनुसार 4 माह के भीतर संयुक्त डीपीआर तैयार होनी है और इसके चलते एसीएस जल संसाधन अभय कुमार ने हरियाणा को पत्र लिखकर टास्क फोर्स गठन की बात की है, ताकि संयुक्त डीपीआर की दिशा में तेजी से काम किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। यमुना जल समझौते से जुड़ी बड़ी अपडेट। शेखावाटी में एक नहीं 3 रिजर्वायर बनाए जा सकते हैं। WRD की टीम ने फिर आज से झुंझुनू की कई तहसीलों का किया सर्वे। टीम ने झुंझुनू, चुड़ावा, उदयपुर वाटी, अलसीसर का किया सर्वे। चूरू के हासियावास में बनना है 335 MCM क्षमता का रिजर्वायर। वहीं झुंझुनू की 5 में से 2 तहसीलों में बनाया जा सकता है रिजर्वायर। ताजेवाला में अच्छा पानी आता है तो शेखावाटी में स्टोर किया जा सकेगा पानी। उधर ज्यादा दिन तक पानी मिलेगा तो उस स्थिति में भी स्टोर किया जाएगा पानी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय त्यागी के निर्देशन में किया जा रहा है सर्वे। पाइपलाइन अलाइनमेंट के लिए रेलवे की जमीन के पास संभावना तलाशी जाएगी। पिछले दिनों अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ताजेवाला का पानी शेखावाटी तक लाने के लिए रेलवे लाइन के पास की जमीन पर पाइपलाइन डालने की बात हुई। इससे पहले पिछले महीने हिसार, सिवानी, बरवाला, हिसार और कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे क्षेत्र के अधिकारियों के साथ जल संसाधन विभाग संयुक्त निरीक्षण कर चुका है। जल संसाधन विभाग की माने तो ताजेवाला से चूरू तक 253 किलोमीटर तक पेयजल लाइन डालने का प्रस्ताव है, लेकिन रेलवे लाइन के पास की जमीन ली जाती है तो लंबाई 300 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। उधर रेलवे अंडरपास और ओवर हेड लाइन से पास करने के लिए भूमि अवाप्ति करनी पड़ेगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सर्वे किया जाएगा। जल संसाधन विभाग की टीम ने झुंझुनू में 5 तहसीलों की जमीन देखकर रिजर्वायर बनाने का सर्वे किया। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय त्यागी का कहना है कि सरकार की सोच है कि ज्यादा रिजर्वायर बनाया जाए तो शेखावाटी के लिए पानी का स्टोर ज्यादा हो सकेगा। इसी के चलते अब कई जगह सर्वे कर जमीन चिन्हित करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। ये देखा जाएगा कि ताजेवाला से शेखावाटी तक क्या लेवल है, जिन क्षेत्रों को लाभान्वित किया गया है उनका लेवल क्या है। बड़ी बात यह है कि सर्वे की हर छोटी बड़ी चीज को राजस्थान की डीपीआर में शामिल किया जाएगा, ताकि बेहतर डीपीआर बनाकर उसे हरियाणा के साथ जोड़कर संयुक्त डीपीआर बनाई जा सके। राजस्थान और हरियाणा के बीच ताजेवाला को लेकर समझौता होने के बाद अब सर्वे शुरू किया गया है। सर्वे में यह तलाशा जा रहा है कि कहां कहां रिजर्वायर बनाए जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि एसीएस जल संसाधन अभय कुमार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है ताकि संयुक्त डीपीआर की दिशा में काम किया जा सके। उन्होंने लिखा कि हरियाणा सरकार टास्क फोर्स गठित कर सके ताकि राजस्थान के साथ संयुक्त डीपीआर बनाई जाए। बता दें कि समझौते में तय किया गया था कि 4 महीने के भीतर डीपीआर तैयार हो जानी चाहिए। कैमरामैन राकेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। समर वैकेशन में आप भी ट्रेन का सफर करना चाहते हैं तो जल्द ही टिकट बुक करा लीजिए। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 7 स्पेशल समर वैकेशन ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। अभी से स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए ऑनलाइन भीड़ लगने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। दोहरीकरण कार्य, तकनीकी कार्य हो या फिर ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली कार्य, लगातार ट्रेनों का संचालन रद्द किया जा रहा है या फिर मार्ग परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसे में समर वेकेशन पर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट अभी से ही 150 के पार हो चुकी है। रेलवे पर लगातार बढ़ रहे यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए गर्मियों की छुट्टियों में नई ट्रेनों का अस्थायी तौर पर संचालन किया जा रहा है।
इन दिनों रिजर्वेशन को लेकर ऑनलाइन बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखा जा रहा है। लंबे रूट्स की समीक्षा की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस जिस रूट पर अधिकता बढ़ रही है वेट लिस्ट की, उस अनुसार से स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा जो चल रही हैं नियमित गाड़ियां, उनमें भी हम एडिशनल कोचेज लगा रहे हैं ताकि जो है रश को और हम क्लियर कर सकें। हमारा पूरा प्रयास है कि इस तरह से हम गर्मियों की छुट्टी में हम ज़्यादा हम लोगों को अपने गंतव्य स्थान से एक दूसरे स्थान तक ले जा सकेंगे। आने वाले दिनों में हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों की गिनती बढ़ेगी, लेकिन दूसरी ट्रेनों में जहां ज्यादा भीड़ है वहां सिर्फ डिब्बे बढ़ाकर इतिश्री की जा रही है। पिछले एक साल में साधारण श्रेणी के डिब्बों में लगातार कमी की जा रही है। एसी क्लास के डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में मजदूर तबके के सामने सस्ती यात्रा का विकल्प मुश्किल होता जा रहा है। वहीं रेलवे की ओर से अभी शुरू की गई 7 स्पेशल ट्रेनों में भी साधारण श्रेणी के डिब्बे नाम मात्र के हैं। आने वाले गर्मियों के सीजन को देखते हुए और स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा यह समीक्षा की जा रही है कि किस रूट पर ज़्यादा यात्री भार बढ़ रहा है, कौन से ट्रेन में वेटलिस्ट बढ़ रही है, और इसी अनुसार से मार्गस्थ रेलवे की सहमति से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा निर्णय लिया गया है कि 7 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाए, जिसमें कि भगत की कोठी से बैंगलोर, भगत की कोठी से कोयम्बटूर, मदार से हावड़ा और बीकानेर से दरभंगा, इसी तरह कुछ ट्रेनों के वन ट्रिप का भी संचालन किया जा रहा है। बहरहाल गर्मियों की छुट्टियों के चलते कुछ नई ट्रेनों का अस्थायी तौर पर संचालन करने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नई ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को ज्यादा वेट नहीं करना होगा। यात्रियों को आसानी से रिजर्वेशन मिल सकेगा। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। ने टोंक के उनियारा का दौरा किया, जहां उन्होंने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा के प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। बैसलानी क्षेत्र की झुंडवा, अनवर नगर समेत कई गांवों में जाकर प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों की योजनाओं को बताया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा वोटों से जिताने की जनता से अपील की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष नमो नारायण गौतम, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश बढ़ाया, मंडल मंत्री लोकेश सैनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेश गुर्जर, राजा बाबू, योगेश शर्मा, अशोक शर्मा, चेतन पारिक, पवन मेहता, आकाश गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भांडों की ढाणी से मीनाक्षी असवार जी हैं और मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहती हैं। बताइए क्या कहना चाहती हैं। पहली बात तो मैं मोदी जी को और आपको सबको दिल से नमस्कार करती हूँ कि मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए इतना कुछ किया, जैसे कि राशन फ्री और बच्चों की जो प्राइवेट में भी अगर बेटी पढ़े तो वो भी फ्री, और महिलाओं के 500 से या 1000 रुपये वो भी सहायता राशि दी है। जो गैस है वो भी उन्होंने 400 रुपये में कर दिया है। और इतने गांव में, हर ढाणे में जैसे कि हर सुविधा समस्त चल रहे हैं, अभी उनमें भी उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है और उनमें भी महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं। तो महिलाओं की इतनी मान और सम्मान करने वाले मोदी जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ कि वो आगे भी महिलाओं का और बेटियों का ऐसे ही ख्याल रखें। भारत माता की। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ नाम वापसी के अंतिम दिन एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया। अब जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। नाम वापसी के बाद जिला प्रशासन की तरफ से सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि चुनाव के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, जिसमें एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है। इससे पहले एक और प्रत्याशी ने नाम वापस लिया था, यानी कुल 2 प्रत्याशियों ने अब तक नाम वापस लिया और अब 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 अप्रैल से होम वोटिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट का काम शुरू हो चुका है और अब तक 1000 वोटर्स ने मतदान किया। 9 अप्रैल को प्रत्याशियों की एक बैठक रखी गई है ताकि चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा की जा सके। आज यहाँ जोधपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम निर्देशन वापस लेने का आखिरी दिन था। ये 3 बजे तक कोई भी कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकता था। तो 2 कैंडिडेट्स ने कुल नाम वापस लिया। एक ने तो सैटरडे को ले लिया था और एक कैंडिडेट ने
आज आके अपना नाम वापस लिया। तो अब इस प्रकार से कुल अपने जो है चुनाव के अंदर 15 कैंडिडेट्स रह जाते हैं, प्लस एक नोटा का अपना कैंडिडेट हो जाता है। कैंडिडेट्स के नाम विड्रॉल करने के बाद में सिंबल अलॉटमेंट हुआ, जो कैंडिडेट्स और ऑब्जर्वर्स और इन सब की प्रेजेंस के अंदर हुआ। तो सभी कैंडिडेट्स को उनके जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित किए जा चुके हैं और इसकी प्रति भी बाहर नोटिस बोर्ड के ऊपर चस्पा कर दी गई है। सभी कैंडिडेट्स को उनके चुनाव चिन्ह दे दिए गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग का विकल्प दिया गया है। इसे 40% से ज्यादा दिव्यांग और 85 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने हाथों हाथ लिया। लोकसभा आम चुनाव 2024 में 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ मतदाता और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले 29,186 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग की। वहीं चुनाव कार्य में नियुक्त 3,84,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्रों ईडीसी द्वारा मतदान की सुविधा के तहत तीसरे दिन तक 53,020 मत डाले गए। इस सुविधा के तहत 16,686 बुजुर्ग और 5,714 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाया। झुंझुनू में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर राजकीय विभागों के कार्मिकों और विद्यार्थियों की तरफ से वोट बारात निकालकर आमजन को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि पंचायत समिति कार्यालय से उपखंड कार्यालय तक वोट बारात का आयोजन किया गया, जिसे ACBO सज्जन कुल्हार ने पंचायत समिति कार्यालय से वोट बारात को रवानगी दी। बीडीओ अशोक कुमार के नेतृत्व में वोट बारात डीजे बाजे के साथ शुरू हुई। वोट बारात में ब्लॉक स्तर के राजकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों के कार्मिकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। आमजन को लोकसभा चुनाव में वोट के अधिकार की जानकारी देने के साथ ही मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर BCMO डॉक्टर शैलेश चौरसिया, स्काउट प्रभारी महेश सैनी, अनिल शर्मा, अनमोल, मंजू कालजा, शशिकांत शर्मा, मनोहर लाल गरवा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज पंचायत समिति की ओर से और पंचायत समिति के सभी ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, सभी कर्मचारी और बच्चों ने भाग लिया और आज वोट बारात निकाली गई। इस बारात में सभी ने बढ़ चढ़ भाग लिया और कुछ शहर के लोग भी साथ शामिल हुए और इसमें बहुत जागरूकता पैदा हुई लोगों के अंदर। के प्रथम चरण के तहत चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ, जो 6 दिन तक जारी रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान ही अधिकारियों और कर्मचारियों को डाक मतपत्रों के मतदान की सुविधा भी दी जा रही है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में आज PRO और PO फर्स्ट का सेकंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। इस समय हम पोदार मैनेजमेंट में हैं। यहाँ 840 अधिकारियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और बताया जा रहा है कि जयपुर में 5 स्थानों पर एक साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। हमारे साथ हैं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित। पुरोहित जी, क्या व्यवस्था रहेगी? ये आज से सेकंड ट्रेनिंग कार्मिकों की शुरू हो रही है, जो मतदान कराने जाएंगे पोलिंग पार्टीज, और सभी बिंदुओं पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि बिना कोई व्यवधान के, बिना कोई एरर के पोल कंप्लीट कराएं। तो इस चीज़ के लिए सभी सेंटर्स में ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग की टीमें अच्छे से ट्रेनिंग दे रही है। इसके साथ साथ फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए हैं जहाँ पे इन कार्मिकों को वोट डालने की भी सुविधा दी जा रही है। तो ये अभी सेकंड ट्रेनिंग के दौरान ये सभी कार्मिक अपना वोट भी डालते हैं। सर, राजस्थान कॉलेज का भी अभी हमने दौरा करा। वहाँ पर मतगणना जो स्थल है, मतगणना जो रूम है, वो तैयार किए जा रहे हैं। रेलिंग पहुँच गई है और तमाम तैयारियाँ, बताया जा रहा है कि 2 से 4 दिन में मतगणना कक्ष तैयार हो जाएंगे। जी बिल्कुल, साथ साथ दोनों तैयारी चल रही है। स्ट्रॉन्ग रूम सभी जहाँ मशीनें हैं वहाँ पर मशीनें भी तैयारियों की भी कल से शुरू है, जहाँ पे EVM कमीशनिंग की जाएगी। और मतगणना के भी जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, क्योंकि 19 तारीख को पोलिंग के बाद सीधे वहीं पे मशीनें जमा होंगी, तो उनकी भी तैयारी साथ साथ चल रही है, जो आगामी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 18 तारीख और 19 तारीख की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। 18 तारीख को 3 स्थलों से पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। एक राजस्थान कॉलेज से, एक भवानी निकेतन से, एक जामिया कॉलेज से, और 2 जगह पे कलेक्शन होगा। राजस्थान कॉलेज में जयपुर लोकसभा का और कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण लोकसभा का। तो देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ तौर पर बताया कि पोलिंग पार्टियों
को ट्रेनिंग दी जा रही है और फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया है ताकि यहाँ उनका डाक मतपत्रों से मतदान भी कराया जा सके। 6 दिन ये ट्रेनिंग चलेगी। पहले अधिकारियों का नंबर लिया गया है, बाकी जो टीम है वो अगले 3 दिन में उनकी भी ट्रेनिंग चालू रहेगी। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी आदर्श आचार संहिता के बीच सारा कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा और मतगणना स्थल पर कमरे तैयार हो रहे हैं जो 2 से 3 दिन में बनकर तैयार हो जाएंगे। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी रंजीता शर्मा गांव-गांव और बूथ-बूथ पहुंचकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस की 30 कंपनियां चुनाव संपन्न करवाने के लिए पहुंच गई हैं। कलेक्टर एसपी ने लगातार फ्लैग मार्च कर लोगों को भरोसा दिलाया कि वो निर्भीक होकर अपने मत का इस्तेमाल करें। ईसीआई के डायरेक्शंस हैं कि पोल डे पे हमें जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को प्रोवाइड करानी है। इसके संबंध में दिशा निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं, जिसमें कि टेंट की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था और क्योंकि तब गर्मी रहेगी तो पानी की व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा जो रैंप की और जो व्हील चेयर की व्यवस्था होती है डिसेबल्ड वोटर्स के लिए वो हमारे द्वारा करवाई जाएगी। दौसा में जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके लिए डिप्लॉयमेंट के परिप्रेक्ष्य में सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है। इसके लिए हमें पीएचक्यू जो हमारा पुलिस मुख्यालय है उनसे लगभग 30 कंपनियां जो हैं वो आवंटित की गई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार परवान पर है। बीजेपी ने जहां तमाम 25 सीटों की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, वहीं खाता खोलने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस बीजेपी के प्रचार के मुकाबले फिलहाल सुस्त नजर आ रही है। बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के दौरे शुरू हो चुके हैं। वहीं दिग्गजों के दौरों के मामले में अभी कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है। कांग्रेस में भी राहुल गांधी की भी एंट्री नहीं हुई, सिर्फ खड़गे की 2 और सोनिया प्रियंका गांधी की अभी एक सभा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खोलने वाली कांग्रेस के सामने इस बार भी चुनौती काफी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का प्रचार थोड़ा सुस्त है। वहीं भाजपा में पीएम मोदी, सीएम योगी, अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के बैक टू बैक मरुभूमि के दौरे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक तो छोड़कर बाकी दिग्गज नेताओं की तो अभी तक एंट्री तक नहीं हुई है। ये तो हाल तब है जो पहले चरण की सीटों के चुनाव में मतदान में अब महज 11 दिन ही शेष है। अभी तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की चित्तौड़गढ़ और जयपुर में 2 सभाएं हुई है। वहीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की सिर्फ एक जनसभा हुई है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि आने वाले दिनों में कई दिग्गज नेता राजस्थान के रण में उतरेंगे। बात कांग्रेस के अन्य दिग्गजों के दौरों की करें तो राहुल गांधी की तो अभी एंट्री भी नहीं हुई। हालांकि राहुल गांधी अब 11 अप्रैल को 2 जनसभाएं करने राजस्थान आ रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पहले चरण की सीटों के चुनाव में राहुल गांधी का बहुत कम सभाएं करने का राजस्थान का प्रोग्राम है। इसके अलावा अन्य स्टार प्रचारकों की बात करें तो अभी तक कोई आधिकारिक प्रचार का प्रोग्राम सामने नहीं आया है। हिंदी पट्टी राज्यों में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें भी सियासी नजरिए से बेहद अहम है, लेकिन उसके बावजूद दिग्गजों की दूरियां और सुस्त चुनाव प्रचार पार्टी के लिए एक अच्छी रणनीति तो कही नहीं जा सकती। वह भी तब जब 2 चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि चुनाव में दिग्गजों का आने से यकीनन एक माहौल बनता है और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए दिनेश डांगी की रिपोर्ट। जयपुर में हिंदू महासभा की तरफ से भगवा ध्वजा वितरण और सर्व समाज एकत्रीकरण का अभियान शुरू कर दिया गया। भारतीय नववर्ष 2079 और विक्रम संवत 2081 के शुभारंभ पर 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये चलेगा। हिंदू महासभा के संस्थापक चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि ध्वजा वितरण का अभियान जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर से 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे शुरू किया जाएगा। इसके बाद प्रमुख मंदिरों में नवरात्र के दौरान ध्वजा वितरण किए जाएंगे। वहीं महासभा के सदस्य प्रताप भानु सिंह शेखावत ने सभी को मत का सही उपयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा मतदान तक लोकमत परिष्कार अभियान भी चलाएगी। जयपुर के प्रसिद्ध सभी मंदिरों में ये ध्वज वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। कल दिनांक 9 तारीख परसों से
ये कार्यक्रम चालू होगा और ये 16 तारीख तक ये ध्वजा वितरण 1 लाख वितरण की जाएगी। तो मैं सभी धर्म प्रेमी कम से कम 100 या 200 मंदिर जितने भी हैं वहाँ से ध्वजा जाएगी और सब प्रत्येक परिवार अपने घर में एक एक ध्वजा लगाएं और एक ही संदेश दे सर्व समाज के लिए। मेरा तो हाथ जोड़ के एक ही विनती रहेगी कि अपने सब भाई मिलकर के 100% मतदान करें। सर्व समाज हिंदू महासभा आग्रह करती है कि सब अपने अपने मत का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्सव मना के इसको एक हम लोग एक राम उत्सव मना के सर्व समाज की इकट्ठे होकर हम लोग इसको एक उत्सव की तरह मनाएं और अधिक से अधिक अपने मतों का प्रयोग करें, मतदान करें और सबको इसके लिए प्रेरित करें, आग्रह करें कि सब अपने घर में नहीं रहें, घर से बाहर निकलें और अपने अपने मत का उपयोग करें। पूर्व राष्ट्रपति और वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद अल्प प्रवास पर राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे और वहां सहपरिवार प्रभु श्रीनाथ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मंदिर अधिकारियों ने परंपरा के अनुसार अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी से देश में खुशहाली और विश्व में अमन चैन की कामना की। जिस तरह से विदेश में 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच में सुलह हो और सभी अमन शांति से रहे, यही प्रभु से कामना की है। दर्शन के बाद पूर्व राष्ट्रपति परिवार के साथ नाथद्वारा पहुंचे, जहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। मैं प्रार्थना की सभी खुश रहे, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे और पूरे देश में और पूरे संसार में खुशहाली हो। और जैसा दूषित वातावरण फैला है पूरे विदेशों में, 2 देशों के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध की समाप्ति हो जल्दी से जल्दी, पूरी मानवता का कल्याण। चंद्रराज सिंघवी ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। बाड़मेर में मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर में मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। चंद्रराज सिंघवी अब कमल के निशान के साथ आगे की सियासत करेंगे। रामनवमी महोत्सव समिति की तरफ से जोधपुर के 12वीं रोड रामलीला मैदान में हिंदू हनुमंत शक्ति जागरण का आयोजन किया गया। रामोत्सव में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम में शहरवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के हिंदुओं को जगाने और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट होने की अपील की और कहा कि सनातन की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने सनातन विरोधियों की गठरी बांधने का भी आह्वान किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जोधपुर आने पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और भजन कीर्तन में शिरकत की। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रावण रामलीला मैदान पहुंचे और उन्होंने दंडवत प्रणाम कर बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लिया। रामलीला मैदान में आने से पूर्व बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर भी पहुंचे और प्रबुद्धजनों और परिवार वालों से मुलाकात की। परमात्मा को मिलना ही पड़ेगा, लगन लगी हो तो भगवान को मिलना ही, ऐसे समझाना उचित तो नहीं है पर समझा देना चाहे। अच्छा, बारात में कौन कौन गया, जरा हाथ उठाओ भाई। अपनी नहीं दूसरों की, जैसे हम अपनी नहीं गए पर दूसरों की तो गए। हाँ, तो दूसरों की बारात कौन कौन गए? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आए। अच्छा, बारात में हर प्रकार के लोग जाते हैं तो पीने वाले भी तो जाते हैं। राजसमंद में बीजेपी जिला दफ्तर पर प्रमुख कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों की बैठक हुई। बैठक को सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तब से शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मान मिलने लगा। शहीदों को पार्थिव देह उनके घर तक पहुंचने लगी। लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सैनिकों के शहीद होने पर ही उनका पार्थिव देह घर वालों को नहीं मिलता था। बीजेपी सरकार में सबसे पहले सैनिकों को सम्मान दिया। इस दौरान पूर्व सांसद पुष्प जैन,
बीजेपी जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट सहित बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये माँ का रूप है, आपको 10-12 दिन 15 दिन पार्टी की सेवा करनी है, इस चुनाव को निकालनी है, इस कांग्रेस को बरतनी है और आप लोग, मैं समझता हूँ इसी प्रकार से सब काम करेंगे। इलेक्शन के बाद यहाँ पर एक शिविर रखेंगे, सब कलेक्टर सारे अधिकारी साथ बैठेंगे और आप सब लोगों को बुलाने की कोशिश। आपकी जो भी समस्या होगी वो मौके पे बैठ करके मुख्य सचिव सुधांश पंत ने दूसरी बार जयपुर विकास प्राधिकरण का आकस्मिक निरीक्षण किया और उसके बाद जेडीए अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, ये जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गत 23 जनवरी को जयपुर विकास प्राधिकरण का निरीक्षण किया था। इस दौरान जेडीए में फाइलों की पेंडेंसी और विभिन्न अव्यवस्थाओं पर गहरी नाराजगी जाहिर की। इसके करीब 1.5 महीने बाद फिर से मुख्य सचिव सुधांश पंत सोमवार को सुबह 9:08 पर ही जेडीए पहुंच गए। तब तक जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल और जेडीए सचिव हेम पुष्पा शर्मा सहित कई अधिकारी कर्मचारी जेडीए नहीं पहुंचे थे। सीएस ने तीनों मंजिलों का निरीक्षण किया। कुछ ही देर में जेडीए आयुक्त और जेडीए सचिव भी जेडीए पहुंच गए। सीएस पंत ने अधिकारियों और मंत्रालय कमरों में रखी फाइलें और कागजातों को देखा। इसके बाद सुधांश पंत ने अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही अधिकारियों से उनके नाम और काम की भी जानकारी ली। सीएस पंत ने अधिकारियों को क्या हिदायत दी, इस पर बात करें तो कोई भी कार्मिक मुगालते में ना रहे, काम में लापरवाही दिखाई तो होगी कड़ी कार्रवाई। आमजन से जुड़े कार्य तत्परता से निपटाए जाए, कार्यालयों की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, हर अधिकारी कर्मचारी के काम की हो रही है मॉनिटरिंग, इसलिए सजगता से और पूरी निष्ठा के साथ काम करें। जिस कार्मिक को जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी करें। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जेडीए अधिकारियों से कहा, आपके कर्म अच्छे हैं इसलिए जेडीए में बैठे हो, इस मौके पर गलत इस्तेमाल मत करना, जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देने का काम करो। अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के मामले में हो समान व्यवहार। अतिक्रमणकारियों या अवैध निर्माणकर्ता चाहे कोई रसूखदार हो या फिर कोई भी गरीब व्यक्ति, उससे समान व्यवहार होना चाहिए। बैठक के बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मीडिया से बातचीत में जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल और उनकी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो पहले भी जेडीए आए थे, लेकिन अब जब वो दूसरी बार यहाँ आए तो उन्हें कई मायनों में सुधार दिखाई दिया। पहले की तुलना में फाइलों की पेंडेंसी भी काफी कम है। जेडीसी और उनकी टीम ने अधिकतर फाइलें राजकाज पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं। इसके कारण फाइलों की मॉनिटरिंग अच्छे से हो सकती है। इससे अधिकारियों के एवरेज डिस्पोजल टाइम का पता चल रहा है। पेंडेंसी आज मुझे पहले की तुलना में कम दिखी। एक आध अधिकारी थे जिनके कक्ष में ऐसी कुछ फाइल मिली जिसमें पेंडेंसी 3-4 दिन की थी। ऐसी स्थिति नहीं थी कि हफ्तों से महीनों से पत्रावली लंबित हो और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा हो। इस दूसरी बार किए गए आकस्मिक निरीक्षण में किन अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, इस सवाल के जवाब में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि 1-2 अधिकारी हैं जिनके बारे में कार्रवाई के लिए जेडीए आयुक्त को लिखित में भेजा जाएगा। जेडीए में स्टाफ की कमी के बारे में कहा कि ये कमी मई-जून तक पूरी कर ली जाएगी। तो जनहित के काम त्वरित गति से हों, रूटीन में हों, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, विकास के कार्य अच्छी तरह हों, अधिकारी लगन से, मेहनत से, निष्ठा ईमानदारी से कार्य करें, कोई कार्य नेसेसरली लंबित ना रखा जाए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण का कार्य पूरे प्रदेश में चल रहा है। जयपुर के बाद वो खुद और प्रभारी सचिव मुख्य सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बुलेटिन में मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष रामचंद्र सिंह झाला उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने केंद्रीय कारागृह उदयपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान जवानों ने उन्हें सलामी दी और उनका स्वागत किया तो बंदियों ने राष्ट्रगान गाया। इस दौरान रामचंद्र सिंह झाला ने बंदियों से वार्ता की और उनकी समस्याएं जानी, लेकिन बंदियों ने सभी व्यवस्थाएं अच्छी होना बताया है। उदयपुर रेंज उप महानिरीक्षक कारागार कैलाश त्रिवेदी और जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। जयपुर के आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में लेपर्ड ने मोर को अपना शिकार बनाया। पंजा वाटर पॉइंट के पास 2 मोर पानी के तलाश में आए थे, जहां घात लगाकर बैठे लेपर्ड ने मोर पर हमला कर दिया और अपना शिकार बनाया।
इस नज़ारे को पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वन रक्षक दिनेश चौधरी ने बताया कि आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व में नियमित साइटिंग होने से यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। वन रक्षक और अन्य स्टाफ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अलवर में स्कीम नंबर 4 की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। जलदाय विभाग का विरोध करते हुए वार्ड नंबर 9 के पार्षद विक्रम यादव ने बताया कि स्कीम 4 की चावल पहाड़ी, फूटी खेड़, हरिजन बस्ती, संजो की बस्ती और स्वर्ग रोड पर पानी की भयंकर किल्लत है। 10 दिन में 7 मिनट पानी आता है, टैंकर से पूर्ति करनी पड़ती है और जो वार्ड की सूखी बोरिंग है उनकी जलदाय विभाग एक्सीएन से प्रस्ताव की बात हुई है, जहां जलदाय विभाग की तरफ से बीते 3 रविवार तक वार्ड में मशीन लगाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन समस्या जो कि तो बनी हुई है। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों ने 7 से 8 दिन का टाइम और मांगा है। पार्षद विक्रम यादव ने कहा कि 8 दिन में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चित्तौड़गढ़ की मानपुरा ग्राम पंचायत के गांव गोपाल नगर में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण नहीं होने का विरोध करते हुए सड़क नहीं तो वोट नहीं करने का आह्वान किया। गांव में एक सड़क 40 वर्षों से बनने का इंतजार कर रही है। पिछले दिनों सड़क पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन यूआईटी ने बीच में ही सड़क निर्माण का काम बंद करने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई। ऐसे में अब आक्रोशित ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। हालांकि अभी तक ग्रामीणों से समझाइश करने कोई नहीं पहुंचा। आरपीएससी की तरफ से आयोजित प्राध्यापक हिंदी स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने फर्जी डिग्री मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें ब्रह्म कुमारी और कमला कुमारी चयनित हुई थी। इन्होंने आरपीएससी में मेवाड़ यूनिवर्सिटी से जारी फर्जी डिग्री पेश कर दी थी, जिस पर आरपीएससी ने अजमेर के सिविल लाइंस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। इस मामले की जांच एसओजी ने की और दोनों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के मंडोर में टी संचालक पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने सरिये से हमला कर दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद टी संचालक की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मारपीट और चोरी का प्रकरण दर्ज किया। दुकानदार ने बताया कि उसकी एक चाय नाश्ते की दुकान है। रात के समय वो दुकान मंगल कर अपने घर बाइक पर लौट रहा था। जब चाणक्य नगर चौराहे के पास में पहुंचा तब बाइक पर 2 बदमाश आए और उसके मुंह पर सरियों से अचानक वार कर गिरा दिया। फिर उससे दुकान के कलेक्शन के 5,000 रुपए छीन कर ले गए। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। खबर ब्यावर से है, जहां कंपनी में निवेश कर 3 गुना लाभ देने का लालच देकर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ितों ने कंपनी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार अरविंद सिंह काठात, राजेंद्र सिंह राठौड़ ऑनलाइन ऐप कंपनी चला रहे हैं। कंपनी में निवेश के नाम पर 3 गुना फायदा देने का प्रलोभन दिया गया। जब कई निवेशकों ने इसमें निवेश कर दिया तो कंपनी के मालिकों ने 1 महीने तक लाभ देने के बाद रुपए देना बंद कर दिया। जब पीड़ितों ने मालिकों से रुपए मांगे तो विदेशी मुद्रा में भुगतान देने का बहाना बनाते रहे। पीड़ितों ने फर्जी कंपनी संचालित करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़ितों की जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।